नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि 1984 के बाद से कांग्रेस ने कोई भी लोकसभा चुनाव अपने दम पर नहीं जीता है और बीते 10 साल में पार्टी को 90% चुनाव में हार मिली है। किशोर ने कहा कि कांग्रेस का विकल्प संभव है। प्रशांत किशोर ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके पीके बीते कुछ दिनों में कई बार कांग्रेस पर हमला बोल चुके हैं। प्रशांत किशोर ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ट्वीट करने से, एक कैंडल मार्च करने और एक प्रेस मीटिंग करने से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। किशोर ने एक बार फिर कहा कि अगले कुछ दशकों तक भारत की राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों को बेहद गंभीरता से सुनते हैं। पीके ने कहा कि कांग्रेस को अपने अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश नहीं बचेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर के लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। कई वादे किए गए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया गया। कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के बीच समस्याएं पैदा की गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत से हमारे दुश्मनों को ही फायदा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि देश नहीं बचेगा अगर हम नेता, धर्म और राजनीति को एक दूसरे से दूर नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे महिला अधिकार विधेयक पारित क्यों नहीं करते। उनके पास संसद में 300 सदस्य हैं लेकिन वे नहीं चाहते कि महिलाएं उठें और पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त करें। 7 दिन पहले नागालैंड के मोन जिले में सेना के एक ऑपरेशन में नागरिक मारे गए थे। इस मोन जिले में आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में दिए गए बयान को झूठा और मनगढ़ंत बताया और कहा कि वो अपने इस झूठे बयान के लिए माफी मांगे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्टर भी जलाया और कहा कि हम न्याय मांग रहे हैं, हमें सहानुभूति की जरूरत नहीं है। सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुनिया को गलत जानकारी से भ्रमित कर रहा है। उन्हें तुरंत वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मृत्यु पर 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान कर रखा है, पर सरकारी कार्यक्रम नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उचित ठहराने के लिए कहा कि देश शोक मना रहा है पर हम नहीं रुकेंगे, विकास के रास्ते पर बढ़ते रहेंगे। पीएम मोदी ने बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा, देश शोक मना रहा है पर पीड़ा में होने के बावजूद हम ना तो अपने कदम रोकेंगे ना ही विकास। भारत नहीं रुकेगा, भारत ठहर नहीं जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि जब मैं दिल्ली से चला, मैं इंतजार कर ही रहा हूं कि कब कोई सामने आकर कहेगा कि हमने इस परियोजना का शिलान्यास तो पहले ही कर दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों को ऐसा दावा करने की आदत है। वे कह सकते हैं कि उन्होंने जवानी में ही इस परियोजना का फीता काट दिया था। नरेंद्र मोदी ने इसके बाद कुछ ज्यादा तल्खी से कहा, कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो फीता काट कर भूल जाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कई दशक पहले फीता काटा हो पर वे यही कर भी सकते हैं, बस फीता काटते हैं। उन्होंने इसके आगे कहा कि बीजेपी सरकार का स्वभाव परियोजना को समय पर पूरा करना है। सरयू परियोजना के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर सपा के काम का ही उद्घाटन करने का आरोप लगाया। सरयू परियोजना के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि दुनिया में मूलतः 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ वो जो सच में काम करते हैं और कुछ वो जो दूसरों का काम अपने नाम करते हैं। सपा की काम करने वाली सरकार में और आज की कैंचीजीवी सरकार में यह फर्क साफ है। इसीलिए 22 के चुनाव में भाजपा पूरी तरह होने वाली साफ है। उन्होंने कहा, सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूरा करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी अफसरों की मौत को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बेहद बेबाक अधिकारी और स्वस्थ व्यक्ति थे, जिन्हें बहुत से लोग पसंद नहीं करते होंगे। उन्होंने कहा कि इतने हाई रेटेड एयरक्राफ्ट का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना निष्पक्ष जांच की मांग करता है।
इतने शीर्ष अधिकारी का रूस से खरीदे गए हेलीकॉप्टर में मौत अपने आप में अनूठी घटना है। मलयाली फिल्में बनाने वाले अली अकबर ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस्लाम को त्याग दिया है। अकबर का कहना है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए CDS रावत की मौत को लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर स्माइली से रिएक्शन दिया था। अकबर और उनकी पत्नी ने हिंदू धर्म अपना लिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अली अकबर ने कहा कि वे जन्म से मिले एक पहनावे को उतार रहे हैं। आज से वे मुसलमान नहीं हैं बल्कि एक भारतीय हैं। कुछ खबरों में कहा गया कि अली अकबर ने हिंदू धर्म को अपना लिया है और उन्हें अब से रामासिंहा नाम से जाना जाएगा। अकबर ने कहा कि वे अपनी दोनों बेटियों को हिंदू धर्म में आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अकबर ने इस बात पर नाराजगी जताई कि किसी भी धार्मिक नेता ने सोशल मीडिया पर जनरल रावत की मौत पर खुशी जताने का विरोध नहीं किया और इससे उन्हें बहुत झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नेपाल जाने की इजाज़त नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। इस वजह से ममता को अपना दौरा रद्द करना पड़ा है। ममता को 10 दिसंबर से शुरू होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेपाल जाना था। नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस ने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। ये कार्यक्रम 12 दिसंबर तक होना था। विदेश मंत्रालय के इस फैसले पर TMC ने तीखी प्रतिक्रिया दी। TMC ने कहा कि यह बदले की राजनीति है। TMC ने कहा कि देश की राजनीति में प्रमुख विपक्षी चेहरा होने के बाद भी ममता बनर्जी को एक कार्यक्रम में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी गई। TMC के नेता तापस राय ने कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी चुनाव में हार के बाद बदला ले रही है और वो ममता बनर्जी की लोकप्रियता से जलती है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अगले 2 दिनों तक मुंबई शहर में धारा 144 लागू कर दी है। मुंबई शहर सहित पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने यह फैसला किया है। मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए शहर में अगले 2 दिनों यानी शनिवार और रविवार को किसी भी तरह की राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस मिल चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।